स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है बोर एटॉमिक मॉडल। तो बोर एटॉमिक मॉडल की जब हम बात करते हैं तो बोर एटॉमिक मॉडल में टोटल हम 3 पोस्टुलेट पढ़ते हैं, यानी कि बोर ने एटम को लेकर 3 मॉडल दिए हैं या 3 रूल बनाए हैं, बताए हैं बोर ने। तो पहला जो पोस्टुलेट है बोर मॉडल का, वो क्या कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो उसकी एनर्जी में किसी तरह का कोई लॉस नहीं होता, यानी उसकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता और उसको सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करवाया जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा। सेंट्रीपेटल फोर्स वो फोर्स होता है जो हर एक ऑब्जेक्ट को रिक्वायर होगा जो कि सर्कुलर पाथ में मोशन करता है। सर्कुलर पाथ में मोशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए होता है वो प्रोवाइड करवाता है इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा इलेक्ट्रिक फोर्स? जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगता हो। तो पहला पोस्टुलेट मैंने यहां पर लिखा हुआ, देखो कि एफ सेंट्रीपेटल इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक। एफ सेंट्रीपेटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो यहाँ देखो हमने एक ऑर्बिट बनाया एनवा ऑर्बिट, तो उसमें एम तो मास है इलेक्ट्रॉन का और वी एन एनवे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है और आर एन जो है वो उस एनवे ऑर्बिट की रेडियस है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स लिखने का तरीका आएगा, लिखा जाएगा एम वी एन स्क्वायर अपॉन में आर एन से। ये किसके इक्वल होगा? ये इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है कि जब भी दो चार्ज हो Q1 और Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस हो r, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल आता है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, जहाँ K की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब आप इस न्यूक्लियस की बात करते हो, इस एटम की बात करते हो जिसका एटॉमिक नंबर मान लो Z हो, तो यहाँ का जो चार्ज आएगा Q1 वो तो आ जाएगा ZE के इक्वल, क्योंकि Z किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो Q इक्वल टू एन ई होता है, तो एन की बजाय मैंने Z लिख दिया, तो Q1 तो आ जाएगा ZE के इक्वल। और Q2 जो वो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q2 अगर अपन मान के चले तो Q2 किसके इक्वल आएगा? E के इक्वल। अब इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? Rn है। दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? Rn। तो हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स को मैंने यहाँ लिखा है कि Q1 ZE के इक्वल, Q2 E के इक्वल और बीच की जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की वो है Rn, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट हम लिखेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक क्या किया, K की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट किया 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू क्या लिखते हैं अपन? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको अपन बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अगर हम इस K अकेले की बात करें तो इसकी वैल्यू आती है, यहाँ लिख देता हूँ, चलो मैं इसको, K इक्वल आएगा 9 इंटू 10 पावर 9। कितना था K की वैल्यू? 9 इंटू 10 पावर 9। और इसकी यूनिट क्या आएगी? तो आप यहाँ से निकाल देखो, F इक्वल टू लिखा जाता है ये, तो K को तो लिखा रहने दो यहाँ पर, बाकी सबको उधर भेजो आप। तो आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। K की यूनिट क्या आती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और यहाँ जो एप्सिलॉन नोट लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नोट के लिए अगर अपन बात करें तो एप्सिलॉन नोट इक्वल टू होता है 8.85 इंटू 10 पावर -12। और इसकी यूनिट इस के से जस्ट अपोजिट आएगी। अपोजिट का मतलब कि इसका रेसिप्रोकल करो आप, तो आप इसको लिखोगे कूलाम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट हमने देखा अच्छे से। फर्स्ट पोस्टुलेट हमें क्या कहता है, वापस रिपीट कर देता हूँ इसको मैं, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी में किसी तरह का कोई लॉस नहीं होता, उसकी एनर्जी में किसी तरह का कोई लॉस नहीं होता। और उसको सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए जो सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है उसके लिए, तो वो कौन प्रोवाइड करवाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा इलेक्ट्रिक फोर्स? जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता। तो हमने ये पहला पोस्टुलेट पढ़ा जिसमें मैंने क्या बताया आपको, एफ इलेक्ट्रिक और एफ सेंट्रीपेटल ये दोनों फोर्स इक्वल होते हैं।
इसका मैथमेटिकल फॉर्म आप ये वाला याद रख सकते, एम वी एन स्क्वायर अपॉन में आर एन इक्वल टू के Q1 Q2 करेंगे तो यहाँ पर जेड ई स्क्वायर बन जाएगा और आर एन का स्क्वायर आ जाएगा। ये फर्स्ट पोस्टुलेट होता है। सेकंड बात आप करो, सेकंड पोस्टुलेट जो बताता है हमें, वो बताता है एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखो, मान लो कि आपके पास एक एम मास का कोई भी ऑब्जेक्ट और वो इधर चल रहा है v वेलोसिटी से, तो उसके मास को आप वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्वांटिटी आएगी जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो P इक्वल टू एम बी जब लिखा जाए तो इसको अपन बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ठीक है। अगर हम बात ये करें कि मान लो ऑब्जेक्ट जो वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो, ऐसे जैसा कि उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, एम मास का कोई भी ऑब्जेक्ट और उसकी वेलोसिटी कितनी है v, तो इस वेलोसिटी की अगर अपन बात करें तो हर एक पॉइंट पर चेंज होती रहती है। तो हमने लिखा कि इस ऑब्जेक्ट के लिए लीनियर मोमेंटम कितना आएगा, लीनियर मोमेंटम आएगा p इक्वल टू एम वी के इक्वल। किसके इक्वल आएगा? p, इसके लिए आएगा m टाइम v। अब हम क्या कहते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी एक्सिस के अराउंड घूमे या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अराउंड घूमे, तो अगर हम लीनियर मोमेंटम को उस एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उस पार्टिकल की, उससे अगर अपन क्रॉस मल्टीपल कर दें तो उस क्वांटिटी को अपन बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। जैसे मान लो इसका सेंटर यहाँ पर है, इस सेंटर से जाने वाली और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, अगर हम इसको रोटेशनल एक्सिस मान ले तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी यहाँ से यहाँ तक, r। तो हम ये कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा, एंगुलर मोमेंटम, उसको हम एल वेक्टर से या फिर जे वेक्टर से लिखते हैं और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। और जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है तो उसके लिए आर वेक्टर और वी वेक्टर की जो डायरेक्शन उसके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। तो आपको पता है कि जब दो वेक्टर इस तरह से लिखा जाए तो उसको लिखा जाएगा आर पी साइन थीटा, और यहाँ पर साइन की वैल्यू कितनी आएगी? 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो आर और पी का जो मल्टीपल होता है उसे हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। पी की जगह आप वापस एम भी लिख लो तो एल क्या लिखा जाएगा? आर इंटू एम वी, या फिर मान लो एम वी आर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका मास एम हो और अगर वो वी वेलोसिटी से किसी भी सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो, तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस या फिर डिस्टेंस सेंट्रल पॉइंट से, जो कि हमने पीछे सेकंड वाले पोस्टलेट में देखा था, जो मैं स्लाइड वापस से आपको दिखाता हूँ। देखो ये रहा, देखो एंगुलर मोमेंटम को मैंने क्या लिखा? एम वी आर। एन सबस्क्रिप्ट में हमने इसके वी के नीचे और आर के नीचे इसलिए लिखा क्योंकि हम एनवे ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। तो एनवे ऑर्बिट के लिए हमने वी एन आर एन यहाँ पर लिख दिया। तो कितना आएगा? एम वी एन आर एन इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई। अगर आपसे पूछा जाए कि जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो बताओ उसका एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, तो आप एन इक्वल टू 1 रख दो, तो कितना आ जाएगा? एच अपॉन 2 पाई। बताओ सेकेंड ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, तो आप बताओगे एन की जगह 2 लिख दो, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एच अपॉन में पाई। अगर आपने थर्ड ऑर्बिट में देखना है कि एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, तो आप एन की जगह 3 रख दो, तो कितना आ जाएगा? 3h अपॉन में 2 पाई। इस तरह से हम वैल्यू बता सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कितना होता है किसी भी ऑर्बिट के अंदर। ऑर्बिट नंबर को आप h अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई करते चलो। फर्स्ट ऑर्बिट में h अपॉन 2 पाई, सेकेंड ऑर्बिट में 2h अपॉन 2 पाई, थर्ड ऑर्बिट में 3h अपॉन 2 पाई, फोर्थ ऑर्बिट में 4h अपॉन 2 पाई और nth ऑर्बिट में nh अपॉन 2 पाई। इस तरह से इस रूल को याद रखा जाता है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, क्या बताया था बोर सेकंड पोस्टलेट ने कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिट में, वो हमेशा h अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होता है। एंगुलर मोमेंटम of an electron is always integer multiple of a quantity h upon 2 पाई, where n equal to 1, 2, 3 and so on। तो ये सेकंड पोस्टुलेट है। अब हम बात करते हैं थर्ड पोस्टुलेट की।
थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में जब चक्कर लगा रहा होता है और अगर आप उसको थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करवाओ तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि वो उस लोअर एनर्जी लेवल को छोड़कर हायर एनर्जी लेवल में चला जाए। और इलेक्ट्रॉन बाय नेचर ऐसा होता है कि वो हमेशा अपनी इनिशियल एनर्जी लेवल में ही रहना चाहता है, जिसको हम स्टेशनरी एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो तो वो एक लेवल को छोड़कर दूसरे में चला जाएगा, लेकिन वो वहां पर ज़्यादा देर तक नहीं रुकता। और वो क्या करता है, उस जितनी एनर्जी वो लेकर गया है उतनी एनर्जी का एक फोटोन रिलीज कर देता है। जैसे मान लो यहाँ से N1 एनर्जी लेवल से कोई इलेक्ट्रॉन चला और N2 लेवल में चला गया, फिर वो क्या करेगा, थोड़ी देर यहाँ पर रुकेगा। कितनी देर तक रुकता है यहाँ पर, 10⁻⁸ सेकेंड तक, यानी 9 के बराबर टाइम है। इतने टाइम तक वहां पर रुकता है अप्रोक्सीमेट, और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन वापस अपने उसी लेवल में आ जाएगा जहां से वो चला था। अब जब ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो मैंने यहाँ पर देखो दिखाया यहाँ पर कि वो फोटोन रिलीज करता है। फोटोन का मतलब एनर्जी का पैकेट, और उस एनर्जी पैकेट की एनर्जी कितनी है, एच न्यू। और उस एच न्यू की वैल्यू किसके इक्वल होगी, द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ लेवल N1 एंड लेवल N2। तो En2 माइनस En1 के इक्वल वो एनर्जी लेवल आ जाएगा। इस तरह से 3 पोस्टुलेट दिए थे बोर मॉडल ने इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन को लेकर। तो मैं वापस रिपीट करता हूँ, पहला रूल हमें क्या बताया गया है कि F इलेक्ट्रिक इक्वल टू F सेंट्रीपेटल, सीधा सीधा याद रखो इसको, ये इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड पोस्टुलेट क्या बताया कि MV/Rn की वैल्यू जाएगी वो NH/2π की इक्वल आएगी। और थर्ड जो इसने रूल बताया वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब भी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो वो फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है, और उस एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो फोटोन की एनर्जी के इक्वल आएगी, एच न्यू के इक्वल। तो En2 माइनस En1 की जो वैल्यू आएगी वो सॉरी किसके इक्वल हो जाएगी, एच न्यू के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इतना ध्यान रख लो। अब हम क्या करते हैं कि 3 वैल्यू मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। एक तो इलेक्ट्रॉन जब भी किसी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, पहला ऑर्बिट है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा, जो भी ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट की रेडियस कैसे निकाली जाए। फिर उस ऑर्बिट के अंदर रेडियस निकालने के बाद हम ये देखना चाहेंगे कि उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है। और थर्ड जो हम बात देखना चाहेंगे वो ये कि उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी उस लेवल के अंदर। तो 3 बातें हैं यहाँ पर, नंबर फर्स्ट रेडियस, नंबर सेकंड वेलोसिटी, और नंबर थर्ड एनर्जी। तो इन तीनों वैल्यूज को अपन निकालेंगे, Rn रेडियस n वे ऑर्बिट की, Vn वेलोसिटी n वे ऑर्बिट में, और En एनर्जी n वे ऑर्बिट में। और उस तीनों वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे बोर पोस्टुलेट को। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बोर मॉडल का यूज करके आप n वे ऑर्बिट के लिए ये तीनों पैरामीटर्स फाइंड करो। तो तीनों पैरामीटर्स क्या क्या है, रेडियस, वेलोसिटी एंड टोटल एनर्जी। तो देखते हैं हम उसको किस तरह से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट और वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट। तो रेडियस और वेलोसिटी को हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे इसको लिखते हैं वो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल। फर्स्ट पोस्टुलेट हमें क्या बताता है कि M/P(n)² डिवाइडेड बाई Rn इक्वल टू 1/4πε0 Ze² डिवाइडेड बाई Rn। ये हमें बताता है फर्स्ट पोस्टुलेट। इसको आप लिख दो इक्वेशन नंबर, और इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप देखोगे तो Rn से ये वैल्यू Rn कैंसिल हो जाएगी स्क्वायर इसका। तो यहाँ से आप Rn की वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी, Rn को इधर ले जाओ बाकी सबको उधर, तो ये वैल्यू बन जाएगी Rn इक्वल टू, इसको एज इट इज लिख लो पहले तो 1/4πε0 इंटू Ze²।
ये आर एन तो हमने इधर ले लिया था लेफ्ट साइड में, तो ये एम वी एन का स्क्वायर इधर लिखा जाएगा, एम वी एन स्क्वायर। इसको आप लिख दो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी तक हमने क्या यूज किया है, फोर फर्स्ट पोस्टलेट हमने यूज किया और उसको लिखकर हमने ये आर एन की वैल्यू लिख दी इस तरह से। तो आप ये सोचोगे सर रेडियस तो आएगी इसमें, ये तो पूछा था, लेकिन इसमें दिक्कत पता क्या है, ये रेडियस तो आपने निकाल दी यहाँ से, लेकिन इसमें वी एन की वैल्यू आ रही साथ में। तो रेडियस की आपको ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें वी एन नहीं आता हो। तो अब हमारा काम क्या है, ये जो वी एन यहाँ पर बना हुआ ना, वी एन जो है यहाँ पर, इसको एलिमिनेट करना यानी हटाना यहाँ से। तो वो कैसे हटेगा वो देखो। उसके बाद हम लिखते हैं सेकेंड पोस्टलेट इसका। अकॉर्डिंग टू सेकेंड पोस्टलेट, अकॉर्डिंग टू सेकेंड पोस्टलेट। तो सेकेंड पोस्टलेट जो है बोर मॉडल का, वो हमें बताता है कि एम पी एन आर एन इक्वल टू होता है एन एच अपॉन 2 पाई। इसको आप लिख दो इक्वेशन नंबर थर्ड। आप जब ध्यान से देखोगे तो ये जो थर्ड इक्वेशन है ना, जो हमने सेकंड पोस्टलेट के लिए लिखी है, उसमें वी एन और आर एन दोनों आ रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ से वी एन को हटाना है। आप इक्वेशन थर्ड से वी एन की वैल्यू फाइंड करो। तो इक्वेशन थर्ड से क्या आएगी वी एन की वैल्यू, वी एन इक्वल टू आ जाएगा एन एच अपॉन में 2 पाई और एम और साथ में आर एन। इसको आप लिख दो इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 से जो आपने वैल्यू निकाली है वी एन की, ये वैल्यू इक्वेशन 4 से किस में रख दो, इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड 4। क्या किया मैंने, 4 से इक्वेशन से वैल्यू रखनी है अपने को सेकेंड के अंदर, तो क्या लिखा जाएगा वो समझो। ये लिखा जाएगा आर एन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये लिख लिया मैंने। आगे क्या लिखा हुआ है, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, तो एम लिख दिया, वी एन का स्क्वायर, तो वी एन यहाँ से लिख दो, ये वाला एच डी लिखता हूँ इसको पहले, एन एच अपॉन में 2 पाई एम और यहाँ जाएगा आर एन और इस पूरे का स्क्वायर। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये सेकंड फोर्थ इक्वेशन से हमने वी एन की वैल्यू लिखी है यहाँ पर। सोल्व करो इसको, स्क्वायर करो इसका, तो इस ब्रैकेट को आप सोल्व करें तो क्या आएगी वैल्यू, आर एन इक्वल टू आर एन इक्वल आ जाएगा किसके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर एज इट इज लिख दो ये वाला। नीचे देखो ये एम है तो एम लिखा जाएगा, एन और एच का होल स्क्वायर करो तो क्या लिखा जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये वाला। ये जो 2 पाई एम आर एन है ये ऊपर जाएगा तो इसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करो तो 4 आ जाएगा। एक सेकेंड मल्टीपल में यहाँ दिखाता हूँ, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4, पाई का स्क्वायर करोगे तो पाई स्क्वायर बन जाएगा, एम का भी स्क्वायर आएगा और आर एन का भी स्क्वायर। इसमें जो वैल्यू कैंसिल हो उसको कैंसिल करते हैं पहले तो कैंसिल कौन कौन सी वैल्यू है इसके अंदर वो देखो। एक तो ये आर एन सिंगल पावर है, ये डबल पावर है इसकी, तो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा इसका, यानी एक पावर बचेगी इधर। एक ये जो एम है इसका एम का स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर आप देखो 4 और पाई, तो यहाँ से क्या कैंसिल होगा, 4 और पाई, यहाँ क्या है 4 तो है लेकिन पाई का स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इस साइड में यहाँ पर आपके पास आर एन बच गया, उधर तो आर एन कैंसिल हुआ तो 1 तो बचा ही है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है वो देखो। अब आप इसको कुछ आप ऐसा लिख सकते हो कि आर एन को इधर रख लो, चलो मैं ऐसे लेफ्ट साइड में लिख देता हूँ, इसको आर एन इक्वल टू कितना आएगा, बाकी सारे टर्म उधर भेजो, तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर है वो पहले लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट
एन स्क्वायर नोट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इसको। तो आर एन इक्वल टू कितना लिखा जाएगा, एप्सिलॉन नोट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर पूरा लिख दिया, और ये जो न्यूमरेटर ये इसमें डिवाइड में आ जाएगा, कितना, जेड ई स्क्वायर और पाई एम, इस तरह से लिखा गया इसको। अब इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ समझना, जो इसमें कांस्टेंट है ना उसको पहले लिखो आप, और जो सिंगल पावर में उसको पहले लिख लो, जो डबल पावर में उसको बाद में लिख लो। कैसे लिखा जा सकता है कि आर एन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट को पहले लिख लो, ये जो एन है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बदल सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इस तरह से, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट को अपन बाद में लिख लेंगे। तो पहले एच को लिख लो, तो एप्सिलॉन नॉट आ गया और एच का स्क्वायर आ गया, और डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या बचा, पहले पाई लिखो, फिर एम लिख लो, फिर ए का स्क्वायर लिख लो, और यहाँ क्या लिख दे, ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ उस वैल्यू को मैं, ऊपर से मैंने क्या छोड़ा था यहाँ से एन स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिट का स्क्वायर, डिवाइड बाई ए की मैंने जेड छोड़ दिया था, तो जेड को यहाँ लिख, ये इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर कहो 5, तो आप क्या कहोगे, इक्वेशन नंबर 5 लिखा जाएगा यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 जेड आएगा यहाँ, तो ये इक्वेशन नंबर 5 बन गया यहाँ पर। अब इस आर एन की वैल्यू को जब आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो इक्वेशन नंबर 5 अपने पास आया है, उसमें ये पूरी की पूरी वैल्यू चाहिए कांस्टेंट है ये वाली, और ये एन स्क्वायर बाई जेड। ये जो इक्वेशन नंबर 5 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट, तो ऐसे लिख सकते हो आप, इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, यानी कोई भी एटॉमिक नंबर आपको जेड पता हो किसी एटम के लिए, और उसमें आपको ये पता हो कि हम कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो एन की वैल्यू पता हो आपको, तो आप बता सकते हो कि रेडियस कितनी आएगी, जो इस फॉर्मूले से गिवन हो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको डायरेक्ट भी याद रखना, ठीक है, एप्सिलॉन नोट एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर और एन स्क्वायर बाई जेड। मैंने क्या किया यहाँ पर, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ अभी तक, कि जो दो पोस्टलेट हमने लिखे हैं, आप अगर उनको ध्यान से देखोगे तो आप आर एन और वी एन की वैल्यू वहां से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे मान लो इसमें से वी एन निकालना होता तो बाकी सबको इधर भेज दो, आर एन निकालना था तो ये कर दिया, ऐसे आप इसके साथ भी कर सकते हो। लेकिन दोनों में दिक्कत क्या है कि जब आप आर एन निकालोगे तो उसके इक्वेशन में वी एन आएगा, और जब आप वी एन निकालोगे तो उसकी इक्वेशन में आर एन आएगा, और हम चाहते हैं कि आर एन और वी एन की वैल्यू इस तरह से निकाली जाए कि आर एन में तो वी एन नहीं आई और वी एन की वैल्यू में आर एन ना आए। तो उसका एक ही मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, कि आप वी एन और आर एन को आप एलिमिनेट करोगे इक्वेशन सेकंड का यूज करके या फिर इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके। तो हमने ये इक्वेशन निकाली, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5 किसको रिप्रेजेंट करती है, रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट। अब हम क्या करते हैं कि ये जो फॉर्मूला हम यहाँ इक्वेशन नंबर 5 हमने निकाला है, इस फॉर्मूले का यूज करके अपन हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं कि हाइड्रोजन एटम में आप रेडियस कैसे निकालोगे, वो अपन देखते हैं यहाँ। तो देखो इससे आगे, तो हमने फॉर्मूला क्या निकाला आर एन का, मैं वापस लिख दूँ कि आर एन इक्वल टू आया है एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एम ई स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखा था ब्रैकेट के अंदर, एन स्क्वायर बाई जेड। आप इसको बार बार लिखो, एक बार लिखो, 10 बार लिखो, लेकिन आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो ये जनरल फॉर्मूला रेडियस के लिए। हम क्या करें, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, बताओ हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1। और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात कर लें अपन, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमें एन इक्वल टू कितना लिखना चाहिए, वो भी 1 लिखना चाहिए। ये वैल्यू यहां रखो आप, तो हम क्या लिखेंगे, रेडियस
क्या लिखे यहाँ पर, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम में जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसकी रेडियस कितनी आएगी। तो आप यहाँ पर लिख दो R1, और हाइड्रोजन एटम के लिए R1 जो निकालते हो ना आप, फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस निकालते हैं उसको हम ए नोट से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए नोट से, याद रख लेना ये बात। तो वो वैल्यू कितनी आएगी, एप्सिलॉन नोट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एम ई स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या बचा, एन स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाई जेड की वैल्यू 1 तो 1 कर दो, तो पूरा ब्रैकेट ही 1 हो जाएगा, पूरा ब्रैकेट ही क्या हो जाएगा 1। तो बताओ हाइड्रोजन एटम के लिए R1 की जो वैल्यू है जिसको अपन ए नोट भी कह रहे हैं वो कितना आएगा, एप्सिलॉन नोट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एम ई स्क्वायर, वैल्यू लिखते हैं अपन इसकी, तो आएगा ए नोट। ए नोट एक नोटेशन है हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस के लिए, तो कितना आएगा, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू लिख रहा हूँ पहले मैं, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये वैल्यू होती है एप्सिलॉन नोट की, इंटू एच स्क्वायर, एच होता है प्लांक कांस्टेंट, एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34, और इसका कर दो आप स्क्वायर, डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, एम, एम क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, इतना मास होता है इलेक्ट्रॉन का। और इसमें क्या बचा ई, तो ई कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और उसका क्या कर दो आप इस, जब आप इसको सोल्व करोगे, आप सोल्व करके देख लेना इसको सोल्व करने पर ए नोट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, या फिर आप इसको कह सकते हो ए नोट इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम। इसको आप इक्वेशन नंबर 6 कह देना, क्योंकि 5 आपने इसको कहा था ना पहले वाले इक्वेशन को, देखो ये 5 कहा था आपने इसको, इस वाले इक्वेशन को आप कितना नंबर दे दोगे 6। तो हाइड्रोजन एटम की जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है, हाइड्रोजन एटम की जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है उसकी रेडियस कितनी आएगी 0.529 एंगस्ट्रम, कितनी आएगी 0.529 एंगस्ट्रम, ये मैंने यहाँ लिख दिया इस तरह, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो इक्वेशन 6 की वैल्यू आई है ना वो इक्वेशन 5 में रखो। अब तो इक्वेशन 5 यही था, ध्यान से देखो जरा यहाँ पर, आप जब ध्यान से देखोगे तो हमने ए नोट की जो वैल्यू निकाली वो रियल में यही तो कॉन्स्टेंट है ये वाला, क्या मैंने इसी की वैल्यू निकाली है 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो वो 6 की वैल्यू आप 5 में रखो, 6 की वैल्यू किस में रखो 5 में, तो आप यहाँ सीधा लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 5 आर एन की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, आर एन की वैल्यू लिखी जाएगी 0.529 और इनटू में आ जाएगा एन स्क्वायर बाई जेड, और वैल्यू आ जाएगी एंगस्ट्रॉम। तो आर एन का जनरल फॉर्मूला क्या बना अपने पास कि 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड और एंगस्ट्रम में वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी रेडियस की, किसी भी ऑर्बिट की रेडियस आप निकाल सकते हो। अब आपको जेड की वैल्यू पता होगी, एटॉमिक नंबर यानी किस एलिमेंट की आप बात करें तो जेड की वैल्यू रख दो वहां पर, और कौन से ऑर्बिट की बात आप करें तो यहाँ पर एन की जगह वैल्यू रख दो। जैसे मान लो हम ये कहना चाहें कि हीलियम के लिए हमें सेकंड ऑर्बिट की रेडियस निकालें, तो आप क्या करो जेड की जगह देखो हीलियम कितने नंबर पर आता है, हाइड्रोजन हीलियम, तो जेड की जगह लिख दो 2, और एन की जगह कौन सा ऑर्बिट की आप बात कर रहे हो, जैसे मान लो आप हीलियम में थर्ड ऑर्बिट की बात करते हो तो एन की जगह लिख दो 3, तो ये रेडियस यहाँ से आ जाएगी अपने। मैं इस फॉर्मूला को वापस से लिख लेता हूँ, देखो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आर एन का जो फॉर्मूला आया है इसको अच्छे से रट लेना, जो अभी मैं लिख रहा हूँ 0.529 और इनटू में कितना आया एन स्क्वायर बाई जेड, और ये वैल्यू आएगी एंगस्ट्रॉम।
इस वैल्यू को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आर एन की वैल्यू एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है इफ जेड इज कांस्टेंट। जेड इज, ये तो कांस्टेंट था ही पहले से, और आर एन की वैल्यू प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड के इफ एन स्क्वायर इज, तो आर एन की वैल्यू एन स्क्वायर के तो प्रोपोर्शनल होती है और जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आपको ये पूछ लिया जाए, बताओ फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, सेकंड ऑर्बिट की रेडियस, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस, इनका रेशियो क्या आएगा, तो आप क्या लिखोगे, एन की जगह 1 लिख दो तो 1 आएगा, 2 रखो तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। तो 1:4:9, जो कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसका ध्यान रखना। तो इस तरह से हमने वैल्यू निकाली है आर एन की। तो आर एन की वैल्यू कितनी है अपने पास में, वापस से फॉर्मूला लिखता हूँ, ध्यान से देख लेना। एक नेक्स्ट स्लाइड और यूज कर लेता हूँ इसकी। हमने बोर मॉडल को जब यूज किया तो आर एन का फॉर्मूला अपने पास आया, आर एन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, एच है ये, एच है, आ जाएगा पाई एम ई स्क्वायर, आ जाएगा एन स्क्वायर बाई, ये वैल्यू हमने आर एन की निकाली। जब हमने सोल्व किया तो ये वाली वैल्यू जिसको अपन बोर रेडियस के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, बोर रेडियस। बोर रेडियस किसको कहा जाता है, द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस होती है उसको हम बोर रेडियस कहते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस होती है उसे हम बोर रेडियस कहते हैं। ये वैल्यू आई कितनी थी, 0.529 एंगस्ट्रम। रट लो इस बात को अच्छे से, तो रट लो। तो आर एन की वैल्यू कितना है अपने पास, आर एन की वैल्यू अपने पास लास्ट में आई थी 0.529 और एन स्क्वायर बाई जेड, ये वाली वैल्यू अपने पास आई थी आर एन। अब हमें पिछले वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि आर एन की वैल्यू तो आपने निकाल ली थी, ये रही थी आर एन की वैल्यू से पहले, देखो ये रहा आर एन की ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई। हम चाहते हैं कि वी एन भी अपन फाइंड करें, हम क्या चाहते हैं कि हम वी एन भी फाइंड करें। तो आप क्या करोगे कि जो ये आर एन की वैल्यू है ना, ये इस वी एन वाले फॉर्मूले में लिख दो। इसमें यहाँ पर जो ये आर एन है ना, इसको चेंज कर दो इक्वेशन 5 के हिसाब से। तो लिखते हैं इसको, देखो तो आप हेडिंग डाल लेना, वेलोसिटी ऑफ एनथ ऑर्बिट। आप उसी स्लाइड को देख लेना, क्या करेंगे, एक इक्वेशन अपने पास था वी एन का, वो वी एन वाला इक्वेशन कहाँ से आया था मैं बता देता हूँ कि एम वी एन आर एन इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई था अपने पास। और जब हमने इसको यूज किया था तो हमने वी एन की वैल्यू लिखी थी वहां पर कितना, एन एच अपॉन 2 पाई एम और आर एन, ये वाली वैल्यू थी। और ये इक्वेशन नंबर कितना था अपने पास, शायद 4 था। देख लो एक बार वापस से, ये रहा स्लाइड, देखो ये रहा वो 4 इक्वेशन, ठीक है। और ये जो इक्वेशन 5 अपने पास, इसकी वैल्यू हमें इसके अंदर रखनी है। इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यू, एक सेकेंड, देखो इक्वेशन नंबर 5 क्या था अपने पास, आर एन इक्वल टू था एप्सिलॉन नॉट, चलो हाँ, एप्सिलॉन नॉट एच पाई एम ई स्क्वायर, और यहाँ क्या था एन स्क्वायर बाई, ये थी इक्वेशन नंबर 5। आप उसी में कर लेना, इसको बार बार मत लिखना। ये जो इक्वेशन 4 में जो आर एन लिखा हुआ है ना, ये वाला आर, इसको आप बदल दो इक्वेशन नंबर 5 से। तो आप क्या लिखोगे, तो लिख लो ना आप, वेलोसिटी, वेलोसिटी निकाल रहे हैं अपन यहाँ, वेलोसिटी ऑफ एनथ ऑर्बिट। तो हमने क्या किया कि ये जो वी एन है ना, इसको लिखो वापस से, वी एन इक्वल किसके आया, एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई
एम तो एम लिख दो, आर एन की जगह ये पूरी वैल्यू लिखो, आर एन की जगह पूरी वैल्यू लिखते हैं थोड़ा सा आगे करके। इसको डिवाइड में था आर एन तो इसको रेसिप्रोकल करके लिख दो, तो यानी पाई एम ई स्क्वायर और जेड, ये तो लिखा जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर और एन स्क्वायर। इसमें जो जो वैल्यू कैंसिल हो उसको कैंसिल करो और बाकी को आगे लिखो। तो देखो एम से एम कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, और एन से ये स्क्वायर कैंसिल आउट, एच से ये स्क्वायर कैंसिल आउट। तो वी एन की वैल्यू कितनी बनी वो लिख दो। तो वी एन यहाँ पर आएगा, वी एन इक्वल टू आ जाएगा, इसमें देखो वी एन इक्वल टू आएगा ई स्क्वायर और जेड, क्या आएगा ई स्क्वायर, एक तो ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा टू एप्सिलॉन नॉट एच, टू एप्सिलॉन नॉट और एच, ऊपर एक और चीज बची थी क्या जेड, तो उसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ जेड, और यहाँ क्या बचा था एन, तो एन और लिख, तो ये फॉर्मूला बना इसका पी एन का। इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर दे सकते हो, जो भी आ रहे थे यहाँ पर, वो 6 तक शायद हमने लिख लिया था, उसके अंदर हमने इक्वेशन ले लिए थे 6 तक, जो हमने ए नोट को लिखा था वो इक्वेशन, देखो यार 6, तो इसको आप 7 कह दो, चलो इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर, इक्वेशन बना दो। वी एन की वैल्यू कितनी आई है ई स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट एच जेड बाई एन। ये जो इक्वेशन नंबर 7 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि एनवे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, एनवे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो ठीक है यहाँ तक। तो हम अब इसको वापस हाइड्रोजन एटम के लिए करते हैं कि हाइड्रोजन एटम और वो भी फर्स्ट ऑर्बिट, तो हम क्या लिखते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, इसमें भी स्पेशल केस लगाओ, फॉर हाइड्रोजन एटम जेड इक्वल टू 1, और उसमें भी फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हो तो उसकी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू कितना चाहिए, वो भी 1 आ जाएगी। तो बताओ हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी v1 लिख दे अपन, एन की जगह 1 लिख दिया, तो कितनी आएगी ई स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट और एच, और यहाँ जेड भी 1 और यहाँ एन भी 1। इसको सोल्व करो, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो v1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट एच। ये जो इक्वेशन है आपके पास इक्वेशन नंबर 8 आप कह दो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये वैल्यू अपने पास आई है। अब हमें क्या करना देखो, इसको सोल्व करो, ई की एप्सिलॉन नॉट की और एच की वैल्यू यहाँ लिखो तो वी1 की वैल्यू आएगी आपके पास। तो इसको जब सोल्व करते तो वैल्यू कितनी आती है वो देखो, v1 इक्वल टू ई स्क्वायर, तो ई कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, इसका कर दो आप स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो 2 तो 2 लिखा रहने दो, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12, और एच की वैल्यू और लिखो आप यहाँ पर, इंटू एच होता है 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 34, कितना आएगा 10 पावर माइनस 34, थोड़ा इधर लिख देता हूँ शायद दिख नहीं रहा है, ये वैल्यू कितना आएगी इंटू में 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 34, अब सही 34 है यहाँ पर, कितना 10 पावर इंटू 10 पावर माइनस 34, और जब आप इसको सोल्व करोगे ना v1 की वैल्यू को, तो आप याद रख लेना ये वैल्यू आएगी C/137, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। v1 की वैल्यू कितनी आएगी C/137, जहाँ C क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, C क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो v1 की वैल्यू कितनी है C/137। अब यहाँ से आपको एक पूछ लिया जाए कि चलो v1 की वैल्यू आपके पास C/137 है, तो C/137 रियल में इसी की तो वैल्यू ना, ये वाली वैल्यू था C/137। जब आप इसको सोल्व कर रहे हो ना तभी यही वाली वैल्यू कितनी आती है C/137
137 और सी की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 136, ये वैल्यू आती है। इसको सोल्व करके देख लेना आप, ये आएगा C/137। आप तो रट लो इसको ढंग से कि कितनी वैल्यू आएगी V1 की, C/137। अब इसके बाद देखो V1 की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ C/137 और ये आएगा Z/N। चलो देखते हैं इसको। E² 2ε0h, तो Vn की वैल्यू कितनी आती है E² 2ε0h और ये आता है Z/N। और ये जो वैल्यू आती है वो आती है C/137। तो आप ऐसे लिख लो V1 की वैल्यू आई तो मैं लिख देता हूँ सीधे E² 2ε0 और h, तो हमने क्या लिखा था C/130। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट अपन और पढ़ते हैं जिसको अपन बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, और उसको अपन एल्फा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं एल्फा। और एल्फा जो होता है ना वो रियल में किसके इक्वल होता है V1 में C के इक्वल होता है। यहाँ V1 क्या है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसको हमने V1 से लिखा है। और ये जो C है वो क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन। तो ये V1/C आया। और V1/C कितना आएगा यहाँ से देख लो, C को जब आप V1 के नीचे लेके जाओगे तो 1/37 बचेगा। तो एल्फा की वैल्यू कितनी आती है 1/137। और इसको हम किस नाम से जानते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट के नाम से। किस नाम से जानते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। हमने यहाँ पर जो बातें की वो तीन तो पोस्टलेट मैंने आपको बताए हैं बोर मॉडल के। बोर मॉडल के तीन पोस्टलेट का यूज करके हम तीन वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड किए, दो वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड किए, रेडियस और वेलोसिटी। रेडियस और वेलोसिटी हमने फाइंड किए। और रेडियस और वेलोसिटी में दो बातें और याद रख लेना साथ साथ कि nवें ऑर्बिट में रेडियस निकालने के बाद हम उसको हाइड्रोजन एटम के लिए दो स्पेशल केस करते हैं, एक तो रेडियस के लिए दूसरा वेलोसिटी के लिए। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो रेडियस होती है या हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस होती है उसको हम जानते हैं बोर रेडियस के नाम से। किस नाम से जानते हैं बोर रेडियस के नाम से। और हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है उसको अपन क्या कहते हैं C/137 होती है वो वैल्यू। और यहाँ जो V1 और C का जो रेशियो आता है उसको हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। इसको आप अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, क्या कहते हैं इसको अपन फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। इसके बाद हम ये देखेंगे कि nवें ऑर्बिट में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है तो उसके अंदर एनर्जी कितनी होती है। यानी फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा तो उसकी एनर्जी कितनी है, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसकी एनर्जी कितनी है, थर्ड ऑर्बिट में घूमेगा तो उसकी एनर्जी कितनी है। इस तरह से हम उसका नॉर्मल फॉर्मूला निकालते हैं कि किसी भी nवें ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसकी एनर्जी कितनी आएगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, यानी कि nवें ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है उसकी टोटल एनर्जी कितनी आएगी। तो यहाँ ये याद रख लेना कि टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमें एक तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के बाद हम उन दोनों एनर्जी को ऐड कर देंगे और ये जो सम आएगा ये डिनोट करेगा टोटल एनर्जी को। उसके लिए हमें देखना कि दोनों एनर्जी हम काइनेटिक और पोटेंशियल को कैसे फाइंड करते हैं, फिर उनका अपन ऐड कर देंगे। देखो जरा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है Rn की वैल्यू। तो Rn जो है वो nवें ऑर्बिट की रेडियस थी। तो Rn की वैल्यू कितनी थी ε0h² πme² और n²/z। ये तो Rn की वैल्यू है। Pn की वैल्यू हम ये जानते हैं कि ये वाले होते हैं। अब यहाँ मैं लिख लेता हूँ, देखो टोटल एनर्जी क्या लिख लेते हैं टोटल एनर्जी इक्वल टू होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
अब इसको देखना जरा ध्यान से, अगर मान लो ये कोई एटम है, इसकी ये एनवी ऑर्बिट है, इसकी रेडियस कितनी है, आर एन है, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ घूमेगा, और इसका जब आप चार्ज देखोगे न्यूक्लियस का तो वो इक्वल आता है जेड टाइम ई के इक्वल आता है जेड टाइम ई के इक्वल। तो यहाँ न्यूक्लियस का चार्ज आप मान लो जेड ई है, ये सीधा दिखा दो न्यूक्लियस में एक डॉट बना के, ये न्यूक्लियस मान लो, और न्यूक्लियस का जो चार्ज आएगा उसको आप Q1 कह दो, जो कितना जेड ई, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आएगा, माइनस ई। अब दोनों चार्ज है Q1 और Q2, तो ये याद रख लेना कि जब दो चार्ज r डिस्टेंस पर हो उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा k Q1 Q2 अपॉन में r। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, तो इस टोटल एनर्जी को तो मैंने लिख दिया ई एन से, एन इसलिए लिखा क्योंकि हम एन वे ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी एन वे ऑर्बिट की, 1/2 m और वी एन का प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, के Q1 Q2 अपॉन में आर एन। यहाँ ये ध्यान रखना Q1 का मतलब क्या, न्यूक्लियस का चार्ज कितना, और Q2 का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर दोनों का ना, तो मैं थोड़ा रब कर लेता, देखो जरा ध्यान से, इसको लिखो आप इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू इस थर्ड इक्वेशन में रख लेनी है अपने, लिखते हैं इसको, देखो क्या आएगा, ई एन इक्वल टू हाफ एम वी एन का स्क्वायर, तो वी एन का फॉर्मूला ये रहा, इसका स्क्वायर करो आप, तो स्क्वायर करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पहले ब्रैकेट लिखता हूँ, ई स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट और एच, और साथ में जेड बाई एन भी था तो जेड बाई एन लिख, और इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे हम, वी एन का स्क्वायर हो गया हाफ एम वी एन का स्क्वायर, प्लस के, तो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसके बाद हम लिखते हैं Q1, तो Q1 क्या था, न्यूक्लियस का जो चार्ज था, तो न्यूक्लियस का चार्ज था जेड ई, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था उसको मैंने Q2 कहा था, तो वो आएगा माइनस का ई। ध्यान रखने के लिए थोड़ा सा बना देता हूँ मैं, याद रख लेना, ये न्यूक्लियस था, यहाँ का चार्ज था जेड ई, ये जो डिस्टेंस है ये है आर एन, और यहाँ का चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो माइनस ई होता है, इसलिए इसको मैंने Q1 कंसिडर किया है और इसको मैंने Q2 कंसिडर किया, तो ये फॉर्मूला वैल्यू रखी मैंने, Q1 Q2 अपॉन में आर एन, तो आर एन वो देख वो रहा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर, और आ जाएगा साथ में एन स्क्वायर अपॉन, आ जाएगा एन स्क्वायर अपॉन में, ठीक है। इसके बाद देखो क्या करते हैं अपन, कि ई एन इक्वल टू, ये कितना आएगा, इससे स्क्वायर खोल के लिख देता हूँ, ई एन इक्वल टू आ जाएगा हाफ एम एज इट इज लिख दो, ई का स्क्वायर करो तो आएगा ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 4 टाइम एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और एच का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसमें देखो ये जेड ई स्क्वायर बनेगा, लेकिन जो माइनस का साइन है ना इसकी वजह से ये जो प्लस साइन है ये माइनस बन जाए, ये माइनस आएगा, तो क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है, और उसके बाद ये बन जाएगा जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको लिख लो आप एप्सिलॉन नोट एच स्क्वायर एन स्क्वायर, और ये ऊपर लिखा जाएगा जो डिनोमिनेटर में ये वाला,
ये जो डिनोमिनेटर है ये पूरा ऊपर लिखा जाएगा पाई एम ई स्क्वायर और जेड। दो वैल्यू इसमें कैंसिल होते उसको अपन कैंसिल करेंगे और बाकी जो लिख लेंगे एज इट इज। तो एक स्टेप और देखो इसका, ई एन इसके इक्वल आएगा 1 बाई, ये 2 और 4 का मल्टीपल है, यहाँ पर ही ध्यान रख लेना, ये 2 और 4 का मल्टीपल है, तो कितना आएगा 1/8। और इसमें कुछ कैंसिल हो नहीं रहा तो एज इट इज लिख दो एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर एच स्क्वायर, साथ में क्या लिखा जाएगा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इसको देखो क्या आएगा, तो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करो पहले, तो देखो पाई से पाई कैंसिल आउट और इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये आएगा 1/4 और बाकी आगे की जो टर्म है वो सेम आएगी इसके जैसी, ये ध्यान रख लेना 1/4। बाकी जो बचा देखो यहाँ पर एम आ गया, ई की पावर 2 ये और 2 यहाँ पर, तो 4 आ जाएगी और जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर और एच का स्क्वायर, और इसके मल्टीपल में भी हम इसके भी मल्टीपल में क्या लिख देंगे जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ये वाली टर्म तो दोनों टर्म्स में कॉमन आ जाएगी, तो इसको लिख लो एक बार और। तो ई एन की वैल्यू कितनी आएगी, पहले वो टर्म लिख देता हूँ, एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर एच स्क्वायर और जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये तो हमने कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा, यहाँ से बचा 1/8, यहाँ से बचा माइनस का 1/, ठीक है। इसका आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये जो ब्रैकेट में वैल्यू आ रही है वो -1/8 आ जाएगी, करके देख लेते हैं इसको। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में इसके लिए करता हूँ। देखना इधर, ई एन जो वैल्यू अपने पास आई वो आई है एम ई की पावर 4 और एप्सिलॉन नोट स्क्वायर एच स्क्वायर और यहाँ क्या था साथ में जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। देख लो उसको जो लिखा ना हमने, ठीक है एम ई की पावर 4 एप्सिलॉन नोट स्क्वायर एच स्क्वायर और जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर और 1/8 और 1/4 ये था साथ में क्या था 1/8 माइनस 1/, पहले इसको सोल्व करते हैं। ये आएगा आपके पास एम ई की पावर 4 एप्सिलॉन नोट स्क्वायर एच स्क्वायर, साथ में आ जाएगा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इसका एलसीएम आएगा 8, यहाँ से 8 बन जाए 8 तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाएगा, माइनस का साइन 4 2 8 तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2 आएगा, और 1 - 2 करें तो कितना आएगा माइनस का 1, ये क्या बन जाएगा एम ई की पावर 4 एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर एच स्क्वायर और ये बनेगा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर और यहाँ बचेगा माइनस का 1/8। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ई एन का जो लास्ट रिजल्ट अपने पास आया है वो क्या है -1/8 और एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट स्क्वायर एच स्क्वायर और साथ में आ जाएगा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये डिनोट करता है टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, यानी कि nवे ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी टोटल एनर्जी इस फॉर्मूले से दी जाती है। अब आगे देखो ये जो वैल्यू अपने पास आएगी, ये वैल्यू अपने पास आएगी जूल में, किसमें आएगी ये वैल्यू जूल में। अब हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी उसको कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम हम मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं, तो ये बात ध्यान रख लें कि जूल में जो भी वैल्यू गिवन हो आप 1 जूल इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻19, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल।
तो आप इतना याद रख लो कि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम इस नंबर से डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हम क्या करें कि इस En की वैल्यू जो जूल में लिखी हुई है, अगर हमें यही वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम इस पूरे नंबर में हम E से डिवाइड करेंगे। तो E से डिवाइड करने पर क्या होगा कि यहाँ जो पावर 4 आ रही है उसकी जगह पावर आ जाएगी 3। देखना जरा, En इक्वल टू -1/8 और m e की पावर 4 है, तो मैंने e से डिवाइड अगर यहाँ लिखना नीचे डिनोमिनेटर में तो ये पावर 3 बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको ना, m e की पावर 3 और यहाँ जाएगा एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर h स्क्वायर, h प्लैंक कांस्टेंट है, और डॉट में z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ये वैल्यू बनेगी। अब अगर मान लो आप इस नंबर को सोल्व करो, इस नंबर को, ये वैल्यू किस में आ रही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप इस नंबर को सोल्व करोगे तो ये नंबर सोल्व करने मतलब कि m e एप्सिलॉन नोट और h की वैल्यू आप सोल्व करते हो। तो लिख देता हूँ इसको, जैसे 1/8 और m e की पावर 4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर और h। जब आप ये सभी नंबर सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 13.6। कितनी आएगी, 13.6। आप सीधा याद रख सकते हो कि ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो En का फॉर्मूला अपने पास क्या बना, En इक्वल टू बना -13.6 माइनस इस वाले इक्वेशन का, और साथ में क्या लिखा जाएगा, जेड स्क्वायर बाई एन। ये फॉर्मूला होता है एनवे ऑर्बिट की एनर्जी। अब अगर आप मान लो इसको e की पावर 4 के साथ सोल्व करना चाहते हैं यहाँ पर, तो ये नंबर कितना आता, सॉरी 1/8 को भी साथ में कंसिडर करना, ये नंबर टोटल कितना आता कि जो 13.6 आया है उसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दो। यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये जो पूरा नंबर आया है जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर को छोड़कर, वो आता 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻, कितना जूल में होता है वो वैल्यू, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर लिख दो और ये वैल्यू आ जाती है तो जूल। ये ध्यान रखिए। तो इसमें समझने वाली बात ये कि हमें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद रखनी वैल्यू को, एनर्जी की वैल्यू। एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी आएगी, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब एटॉमिक नंबर जेड है और एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो आपको ये देखना कि हाइड्रोजन एटम है मान लो, और उसमें फर्स्ट ऑर्बिट की आप बात कर रहे हो। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन इक्वल टू कितना आएगा 1, और हाइड्रोजन एटम के लिए हम जानते हैं कि जेड इक्वल टू भी कितना होता है 1। उसकी एनर्जी कितनी आएगी, E1 इक्वल टू आ जाएगी -13.6, जेड भी 1 और एन भी 1, स्क्वायर कर लो दोनों का तो 1 1 आएगा। तो कितना आएगा ये एनर्जी उसकी, E1 इक्वल टू -13.6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आएगी E1 की वैल्यू, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमने पढ़ा था कि एनवे ऑर्बिट की एनर्जी कैसे निकालते। तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि एनवे ऑर्बिट की एनर्जी निकालने के लिए हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए कि Rn की वैल्यू क्या लिखी जाएगी। तो Rn लिखना याद रखो, उसके बाद Vn की वैल्यू याद रखो, और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम करते हैं अपन। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mvn का स्क्वायर। क्या होता है, ½ mvn स्क्वायर। लिख लिया। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है कि दो चार्ज अगर Q1 Q2 हो और उनके बीच की डिस्टेंस अगर R हो तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये बात, कि Q1 Q2 अपॉन में R। क्योंकि हमने यहाँ पर Q1 चार्ज माना था न्यूक्लियस का चार्ज जो ZE के इक्वल आया था, Q2 चार्ज माना था इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो -E के इक्वल आया था, और R की वैल्यू हमने ली थी Rn। कितनी ली थी, Rn। इसलिए En की वैल्यू अपने पास लिखी गई है ½ mvn का स्क्वायर लिख दिया, और k Q1 Q2 बाई R। इस माइनस साइन की वजह से यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा अगले स्टेप में। ये फिर जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये यहाँ 1/8 आएगा, यहाँ 1/4 आएगा, बाकी दो जो टर्म आएगी दोनों में से। जब हम इन दोनों में से इस नंबर को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, जो मैंने यहाँ दिखा रखा देखो, तो यहाँ क्या बचेगा 1/8 माइनस 1/4। इसको सोल्व करके हमने लिखा तो कितना आया, माइनस का 1/8। ये दो स्टेप है, आप अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ से। तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/8, और ये क्वेश्चन लिखी गई है। जब हम इसको देखते हैं तो ये वैल्यू आप ध्यान रख लेना, वैल्यू आएगी जूल में। किस में आएगी, जूल में। तो जूल में लिख लिया, इसको जूल में लिखोगे तो ये वाला रिजल्ट देगा।
और अगर आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना तो आप क्या करोगे, ई से डिवाइड और कर देना, तो ई से डिवाइड करते यहाँ पावर 4 की बजाय 3 आ जाएगी। और जैसे आप इसको लिखोगे तो ई एन की वैल्यू कितना है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब ये रिजल्ट हमें क्या बताता है वो और देख लो। अब मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। फिर मान लो ये हाइड्रोजन एटम है, ये मैं पहले बता भी चुका हूँ आपको, अब वो वापस देखो। और ये इसके अंदर ऑर्बिट बने हुए हैं ऐसे, और ये इसका न्यूक्लियस मान लो, तो मैंने डॉट से दिखाया न्यूक्लियस को इस बार से। ये मान लो फर्स्ट ऑर्बिट है, ये मान लो फर्स्ट ऑर्बिट है, ये क्या है सेकंड, और ये क्या थर्ड। हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई मान लो अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूमता तो उसकी एनर्जी कितनी होती, सेकंड में अगर रहता तो कितनी होती, थर्ड में होता तो कितनी। तो आप ये ध्यान रख लो कि ई एन का फॉर्मूला क्या है, ई एन आया था -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए बात करो तो ये जेड स्क्वायर तो 1 बन जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम के लिए ई एन कितना आएगा वो देखो, ई एन की वैल्यू -13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। और ये वैल्यू किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ध्यान रखना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, ध्यान रखना, जूल में नहीं आती है एनर्जी। जूल में निकालना तो ई से और मल्टीप्लाई करो। तो देखो अगर आपको चाहिए कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी वैल्यू आएगी एनर्जी की, तो आप एन की जगह 1 रख दो। अगर आप सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी देखना चाहते हो तो एन की जगह 2 रख दो, और थर्ड में देखना तो एन की जगह 3 रख देंगे। तो देखो E1 की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो कितनी आएगी, -13.6 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। अभी तो बताया था ये कितना आया था, -13.6, और इसकी यूनिट क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी यहाँ घूमने वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन। अगर यही इलेक्ट्रॉन यहाँ की बजाय सेकंड ऑर्बिट में होता तो एनर्जी कितनी आती, -13.6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करो तो 4 हो जाएगा ही, और इसको सोल्व करो तो वैल्यू आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप यही बात थर्ड ऑर्बिट के लिए करते तो E3 की वैल्यू कितनी आई थी, -13.6 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी -13.6 आएगा, 3 की बजाय 4 का स्क्वायर करो तो ये वैल्यू आएगी -0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप मान लो ऐसा कहते हो कि यहाँ अपन में एन की वैल्यू में यहाँ इनफाइनाइट रख दूँ, तो उस कंडीशन में ई इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आती है, 0। कितनी आएगी ई इनफाइनाइट की वैल्यू। तो ये था हमारा टॉपिक कि एनवे ऑर्बिट की एनर्जी कैसे फाइंड की जाती है। तो एनवे ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें 2 वैल्यू ध्यान में रखनी होती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी की और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर सके तो उसके बाद दोनों को ऐड करो, ऐड करते हैं हमारे पास टोटल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। इसमें ये ध्यान रखना कि इसकी टोटल एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में निकालना, तो मैंने बताया था यहाँ पर तरह से। ये जो वैल्यू आई थी वो जूल में आती है, तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके याद रखना। तो लास्ट आपको ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, क्या, ई एन की वैल्यू होती है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। थैंक यू।